बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका खुशबू मनवर्मा आज आपके बीच आपके आरोह के गद्य खंड का आखिरी पार्ट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की रचना लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि अब तक आपको रिड्यूस सिलेबस मिल गया होगा और यह आपके गद्य खंड का आखिरी पार्ट होने के अलावा यह आपके सिलेबस का भी आखिरी पार्ट है गद्य खंड का। तो आज की चर्चा हम इस पर कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दो रचनाएं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इनकी दो रचनाएं आपको पढ़नी हैं। बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में और छोटे छोटे भाग में बटा हुआ यह दो पार्ट आपको एक बहुत गहरी समझ देता है और उनके विचारों से हमें परिचित भी कराता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि पहले पाठ में श्रम विभाजन और जाति प्रथा में अंबेडकर ने जाति प्रथा और उसके दुष्प्रभावों की बड़ी गहरी चर्चा की है और हमारा ध्यान उसकी ओर आकृष्ट किया है और उनका प्रयास कि एक समतामूलक समाज की स्थापना हो के रूप में काफ़ी सराहनीय है। और उन्होंने बताया है कि किस तरह श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी कि श्रम विभाजन के आधार पर जाति प्रथा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन की जो व्यवस्था है यह संसार में किसी भी सभ्य समाज में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इस तरह का श्रम विभाजन एक तरफ जहां समाज में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न करता है, वहीं दूसरे ओर उनकी क्षमता का भी नाश करता है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी कार्यकुशलता के अनुरूप ही अपने श्रम का आकलन करें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमारे बीच जो लोग हैं, जैसे मोची का बेटा है तो वह मोची के कार्य में ही दक्ष होगा, ये ज़रूरी नहीं। और इन्होंने इस बात को बिल्कुल अपने जीवन से बिल्कुल क्लियर किया है और एक आदर्श के रूप में इसे सुस्थापित भी किया है। जैसा कि आपको पता है कि इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और महार जाति में। महाराष्ट्र में महार जाति जैसे हमारे यहाँ डोम माना जाता है, वैसे ही महाराष्ट्र में महार जाति की स्थिति है और अपने इस स्थिति से ऊंचे उठकर उन्होंने संविधान को जैसा एक क्या कहेंगे उसको, जो प्रतिष्ठा दी और सारे लोगों को उससे जोड़ा, एक समतामूलक समाज की स्थापना में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। ठीक है, उन्होंने बताया कि जाति विशेष में जन्म लेने पर उसकी रुचि, अरुचि, योग्यता, अयोग्यता पर विचार किए बगैर ही कोई पेशा थोपना जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत का द्योतक है। यानी कि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि मोची का बेटा मोची, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर या ब्राह्मण का बेटा विद्वान ही हो, यह जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षमता हर एक के अंदर होती है और क्षमता के अनुसार ही उसका आकलन करना बेहतर होता है। उन्होंने आगे चलकर बताया कि जाति प्रथा की दूसरी बुराई यह है कि मनुष्य जीवन भर उसमें बंध जाता है। अगर किसी कारणवश वो अपने पेशे को छोड़ना भी चाहे तो या बदलना भी चाहे तो उसके लिए मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि जिस समाज में वो रह रहे थे सदियों से ऐसी प्रथा चली आ रही थी कि वो जिस समाज में है उसका काम मैला ढोने का है, दूसरा कुछ नहीं। और उनका पूरा जीवन इस बात का द्योतक है कि उन्हें जाति प्रथा का संघर्ष किस तरह झेलना पड़ा। वो बताते हैं कि ऐसी व्यवस्था भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ाती है। जाति प्रथा में पेशे पर आधारित एक और दोष भी है, वह यह है कि व्यक्तिगत रुचि और भावना के अभाव में किया गया कार्य कभी भी पूरी तरह
अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं करता है। यदि हमें किसी काम में इच्छा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो उस काम को हम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, जाति विशेष के लोगों के प्रति घृणा भावना रखने के पीछे एक वजह यह भी है कि हिंदू समाज जो हमारा है, जिन कार्यों को हिंदू समाज घृणा की निगाह से देखता है, वो कार्य किसी एक जाति विशेष पर थोप दिए जाते हैं और परिणाम स्वरूप उन कर्मों को करने वाली जाति समाज में हे निगाह से देखा जाता है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर यह टिप्पणी करने वाले इतने अच्छे आलेख, इतने छोटे आलेख में अपनी बातों को समाहित करने का जो प्रयास बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, वह आप में भी, आपके पाठ में रखने का एक यह भी कारण है कि आप में भी एक अपेक्षा जगाती है कि आप इस चीज को समझें और समाज से जहाँ भी अपने आसपास अपने परिवेश में इस तरह की चीज देखें, उसे दूर करने का प्रयास करें। तो यह तो था पाठ का सार, और हम अभी इसका पाठवाचन करेंगे और आप सभी ध्यान से सुने और इसे समझने का प्रयास करें कि आज से, जिसको हम आज नया जमाना आधुनिक युग कहते हैं, आज से इतने पुराने समय में ही, इतने सालों पहले भी अम्बेडकर ने कितनी अच्छी बात कही और उनका ही दिया हुआ बहुत कुछ है संविधान में जिसका लाभ आज हम सब उठा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, 100 सालों से ऊपर की उनका जन्म है और तो पेश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठवाचन। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यह श्रमिकों का नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी सभ्य समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुरूप पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए उसके उस पेशे से बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य अपना पेशा बदलने के लिए स्वतंत्र न हो, तो इसके लिए भूख मरने के अलावा और क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी की एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन
मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितने कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ अव्यवस्थावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने को प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का दिल न लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो बच्चों, इस पाठ के पाठवाचन में मुख्य तौर पर हम पाते हैं कि अंबेडकर का मुख्य जोर इस बात पर रहा कि अगर मनुष्य की रुचि जिन चीज़ों में नहीं हो उन चीज़ों को ज़बरदस्ती करना पड़े या फिर किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में उसे ज़बरदस्ती वो काम अपनाना पड़े जिसके लिए वह जाति के अंतर्गत बाध्य है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसे वह काम नहीं मिलता है तो वह स्थिति उसके लिए भूखों मरने की स्थिति होती है। इस बात पर विशेष जोर देते हैं और दूसरी चीज यह भी बताते हैं कि जन्म से ही उसके पेशे को बांध देना उसकी कार्यकुशलता और उसकी सक्षमता को, उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को प्रभावित करता है। तो ऐसी व्यवस्था किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का महत्तम विकास तभी संभव है जब वह किसी भी कार्य को अपनी रुचि और अपनी कुशलता के अनुसार करे। तो यह था हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर आलेख जिसे अंबेडकर ने लिखा था। इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि इसके प्रश्नोत्तर को, प्रश्नाभ्यास को समझें। पहला प्रश्न है पाठ के साथ में, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हो सकते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँ कि अंबेडकर ने एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की थी और उन्होंने जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन को आधार बनाने का खुलकर विरोध किया था और ऐसा करने के पीछे उन श्रम विभाजन का श्रमिक बंटवारा भी हो जाता है जो अनुचित है। उन्होंने दूसरा तर्क देते हुए कहा कि श्रम विभाजन के इस तरह के विभाजन से लोगों में उदासीनता आ जाती है अपने काम के प्रति, और जब इंसान अपने काम के प्रति उदासीन हो जाता है तो उससे उसका बेस्ट निकलने की उम्मीद हम नहीं कर पाते। और ऐसे स्थिति में बच्चों, अगर कोई थोपा हुआ कार्य हम करेंगे तो उस कार्य में अपना महत्तम नहीं दे पाते हैं और दूसरी ओर हीन भावना से ग्रस्त होकर मतलब सोशल डिमोशन या व्यक्तिगत डिमोशन उस व्यक्ति का होता है, हीन भावना से पीड़ित हो जाते हैं और जाति प्रथा पर आधारित काम जो है वह मनुष्य में कार्यक्षमता, योग्यता और उसका अधिकतम उपयोग नहीं कर पाता, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप इस प्रश्न को इसी समझ के साथ लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? तो बिल्कुल सही है, यह स्थिति आज भी बनी हुई है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन जो है अथवा रोजगार की जाति प्रथा के आधार पर निश्चित किया जाता है ना। उसमें उसके अनुभव को, उसकी इच्छा को, उसकी क्षमता को, उसकी रुचि को महत्व नहीं दिया जाता। और ऐसे में जब वह इंसान काम करता है जिसमें उसकी न रुचि होती है, न उसकी योग्यता होती है, न क्षमता होती है, तो बच्चों
वह इस काम को, कोई भी इस काम को बोझ समझकर करता है, तो ये सोच सकते हैं कि किसी भी काम को बोझ समझ के करने पर वह फ्रूटफुल नहीं होता है। ठीक है, और अनेक बार नई तकनीकों और परिवर्तित प्रक्रियाओं के कारण व्यवसाय जोखिम में पड़ जाता है, वह बाजार में पिछड़ जाता है ना। और दूसरी चीज यह भी होती है कि उसे पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती और वह भुखमरी का शिकार हो जाता है। इस तरह ऐसे भी आज के जो नवयुवक हैं स्वतंत्रता बाद के या बहुत पहले भी, वह इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने जीवन से, अपने कर्म से हाथ धो बैठते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोगों में अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता आई है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर आज ऐसी दशा दूर दराज क्षेत्रों में देखने को ही मिलती है। शहरी क्षेत्रों में यह बहुत कम हो गया है। जैसा कि आप देखते हैं, एक साथ हम बस में चढ़ते हैं, एक साथ सिनेमा देखते हैं, एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं, कि बेंच पर बैठते हैं। आज आपकी इस मान्यता को कोई ये नहीं करता, मतलब उसको प्रोत्साहित नहीं करता, कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता कि आप जाति प्रथा के आधार पर आप अपने इच्छाओं को दूसरे पर थोपें। ठीक है, अगर मेरे मन में कोई बात है किसी जाति विशेष के प्रति, तो वो मेरे मन में ही रहेगी। यदि मैंने पब्लिकली किसी को कह दिया सार्वजनिक तौर पर, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, आप ही को उल्टे जूते पड़ेंगे। इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो जाति प्रथा थी और जाति प्रथा पर आधारित जो श्रम विभाजन था, वह आंशिक रूप से आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। और इस तरह आज का पाठ समाप्त होता है।